आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, हाउ इट इज ऑल्टर्ड इन डिजीज and how it can be altered by treatment, drug or surgery or physiotherapy etc. ये सारी की सारी आपकी अंडरस्टैंडिंग इन्हीं सवालों को जवाब देते हुए काम आती रहेगी। तो आप अपने जीवन में 7 सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहिए। जिस भी सब्जेक्ट में जाएंगे, जो भी केस डिफरेंट केसेस आपके सामने आते जाएंगे, हर समय आपको इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा। What is your diagnosis? Why do you say so? Any differential diagnosis? Why not that? How would you investigate? How would you treat? What is the problem? ठीक है? तो पहला सवाल ये है कि what is a diagnosis? Diagnosis is a statement. How the patient is different from healthy. Healthy is physical, mental, social, spiritual well-being, and not merely the absence of disease. But if spiritual well-being इसकी एब्सेंस डिजीज है क्या? स्पिरिचुअल वेलबींग, अगर तुम कहो स्पिरिचुअल वेलबींग क्या है तो कोई परिभाषा दे सकता है? How are you spiritually alright? कोई भी स्पिरिचुअल वेलबींग की परिभाषा दे सकता है? हिंदुस्तान में डॉक्टर बीजी प्रसाद थे, उन्होंने हेल्थ की वर्ल्ड डेफिनेशन में स्पिरिचुअल ऐड किया, नहीं तो सोशल वेलबींग ही तक था। तो स्पिरिचुअल का मतलब व्हाट इज स्पिरिचुअल? वह शक्ति हमें तो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डटावे, पर सेवा पर उपकार में हम जीवन सफल बना जावे। जो दीन दुखी निवलो बिकलो के सेवक पर संताप करे, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे प्रभु कर जा। इस दिशा में कर्म होना, इस दिशा में आनंद होना, मेरे ख्याल से स्पिरिचुअल वेलबींग का यही काम है, यही परिभाषा है। और बहुत छोटे से में योर यूजफुलनेस और आपकी जो दूसरों के लिए उपयोगिता है वो स्पिरिचुअल वेलबींग। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अजमाई। अगर आप दूसरे को दुखी देखने में, दर्द देने में आनंद लेते तो आप स्पिरिचुअली ठीक नहीं है। और अगर आप सुख दीने सुख होत है ये समझ के सुख देने में आनंद लेते हैं तो आप स्पिरिचुअली ठीक हैं। इसलिए मेरे ख्याल से स्पिरिचुअल वेलबींग जो है वो आपके समस्त, आपकी जो उपयोगिता है संसार के लिए, उससे मतलब है स्पिरिचुअल वेलबींग। और शायद इस तरह किसी ने डिफाइन किया नहीं है, पर ये रामचरितमानस में डिफाइंड है या भगवत गीता में डिफाइंड है कि वो व्यक्ति जो कि अपने लिए नहीं, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, बिना चाहे, विदाउट वांटिंग एनीथिंग बैक। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। दैट इज स्पिरिचुअली राइट। ओके, तो diagnosis is a statement that states how the patient is different from healthy. इसका मतलब डकैत अनहेल्दी है, चोर
अनहेल्दी है, गुंडा अनहेल्दी है, ठीक है। Basically, it contains the description of the site of lesion, anatomy, the nature of lesion, pathology, congenital, traumatic, inflammatory, neoplastic, degenerative, metabolic, the cause of lesion, the effect of lesion, and the association of lesion. तो कंप्लीट अगर डायग्नोसिस है तो तुम कहोगे rheumatic mitral stenosis because of hemolyticus streptococcal sore throat with left ventricular failure का मतलब एट्रिया एनलार्ज हो गया, लंग में क्रेप्स, ये कंप्लीट डायग्नोसिस है। इट इज अ स्टेटमेंट दैट स्टेट्स द साइट, द नेचर, द कॉज, द अफेक्ट एंड द एसोसिएशन ऑफ इट। एंड व्हाट इज अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस? Differential diagnosis is the other possibility, which is less probable. So diagnosis is the most probable, and differential diagnosis is a list of possibilities with decreasing order of probability or chance. Okay? And what are diagnostic tests? They are methods to be used to be more and more sure of the diagnosis or to rule out the differential diagnosis. ठीक है? डायग्नोसिस को बढ़ाने की ताकत करने वाले जो इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग डिवाइसेस हैं वो डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। Due to the test, the chances that the patient has disease increase in test positives. So post-test probability of disease increases as compared to the pre-test probability. And the pre-test probability of disease is basically prevalence in the population. For example, अगर हम एक गांधी मैदान से एक आदमी को उठा लें, उसको ट्यूबरकुलोसिस है, तो क्या what is the probability that the person has tuberculosis? बोलो, anybody? टोटल पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा, नहीं प्रेवलेंस पे डिपेंड करेगा। अगर 2% प्रेवलेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है पॉपुलेशन में, जनरल पॉपुलेशन में, तो 2% चांस है किसी को भी अगर हम पॉपुलेशन में से उठा ले तो उसको ट्यूबरकुलोसिस होगी। 100 लोगों को उठाएं तो 2 में ट्यूबरकुलोसिस होगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैंपल, सैंपल कितने का था? 100 का था, 2 को ट्यूबरकुलोसिस की, तो ये फ्रीक्वेंसी हुई सैंपल में। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैंपल इज प्रोबेबिलिटी इन द टारगेट पॉपुलेशन। अगर सैंपल जो था वो वहीं से आया था, सेम सोर्स पॉपुलेशन से था, जहां से टारगेट पॉपुलेशन होगी, तो जो सैंपल में फ्रीक्वेंसी है वो टारगेट पॉपुलेशन में प्रोबेबिलिटी है। बात समझ में आ गई? तो साइंस क्या करती है? एक रिप्रेजेंटेटिव सफिशिएंट साइज का सैंपल लेती है, उसमें फ्रीक्वेंसी निकाल
निकाल लेती है और ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करती है कि अब उसी टारगेट पॉपुलेशन में जब नेक्स्ट आदमी मैं उठाऊंगा तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज ये होगी। इस तरह की स्टैटिस्टिक्स को इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, इन्फ्रेंस निकालने वाली स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन में जो हमने स्टडी नहीं की है वो प्रोबेबिलिटी है, वो पैरामीटर है, दैट इज पैरामीटर। और जो स्टडी पॉपुलेशन में जो हमारे पास हमने जो स्टडी किया नंबर, उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक। तो 2% हमारी स्टडी पॉपुलेशन में ट्यूबरकुलोसिस की स्टडी पॉपुलेशन, तो 2% स्टैटिस्टिक है। और पॉपुलेशन में किसको एस्टिमेट कर रही है? पैरामीटर को एस्टिमेट कर रही है जो यूनिवर्स में ट्रुथ है। तो स्टैटिस्टिक is estimating the estimate of the truth, the parameter। बात समझ में आ गई? तो यूजुअली स्टैटिस्टिक जो होती है वो पॉइंट एस्टिमेट, इट इज द पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट का मतलब हुआ कि हमने कहा 2% है, हो सकता है 2.5 हो सकता है 3 हो। इट इज अ पॉइंट एस्टिमेट। हमने एक राइफल की गोली छोड़ी, वो लगी या नहीं लगी चिड़िया, तो चिड़िया को मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं? राइफल यूज करते हैं या कौन सी यूज कर लेते हैं? छर्रे वाली या बुलेट वाली? छर्रे वाली यूज करते हैं। तो हम लोग इंटरवल एस्टिमेट यूज करते हैं। हम कहेंगे कि भाई लगता है कि पैरामीटर में प्रेवलेंस 1 से लेके 4 तक होगी। तो ये इट इज कवरिंग अ ग्रुप ऑफ नंबर्स। सो फ्रॉम पॉइंट एस्टिमेट वी मेक इट अ इंटरवल एस्टिमेट। और ये शॉटगन की तरह है, एक ना एक छर्रा पैरामीटर पे जरूर लग जाए। तो जैसे जैसे इंटरवल वाइडर होता जाएगा, जैसे कि 1 से लेके 4 का जो एस्टिमेट है वो उसमें तो खाली 1 2 3 4, अगर हम लोग 1 से लेके 10 का एस्टिमेट रखें तो इट इज अ वाइडर एस्टिमेट। तो वाइडर एस्टिमेट में पैरामीटर हो, इसके चांसेस ज्यादा हैं कि नैरोअर एस्टिमेट में, वाइडर एस्टिमेट में। ठीक है, तो जैसे जैसे एस्टिमेट वाइडर होता जाता है वैसे वैसे चांसेस दैट इट विल इंक्लूड द पैरामीटर बढ़ते जाते हैं। ठीक, और जब एस्टिमेट की साइज ये हो जाए कि 95% कॉन्फिडेंस आ जाए कि दिस विल इंक्लूड द पैरामीटर, तो उसको हम लोग कहते हैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्या कहते हैं? बिल्कुल पक्का याद हो गया? हैं? समझ में आ गया? घुस गया दिमाग में? अब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब यह है कि अगर हम 100 सैंपल्स ले रहे हैं सोर्स पॉपुलेशन में से, तो उसमें प्रेवलेंस 95 टाइम्स विद इन दिस इंटरवल होगी, खाली 5 टाइम्स आउटसाइड दिस इंटरवल होगी। सही बात? ठीक है, तो अब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो चीज है वो
पॉइंट एस्टिमेट नहीं है, स्टैटिस्टिक तो है, पॉइंट एस्टिमेट नहीं है, इंटरवल एस्टिमेट है। और ऐसा इंटरवल एस्टिमेट है जिसमें कि अगर हम 95-100 सब्सिक्वेंट ट्रायल्स करें, इसी ट्रायल को रिपीट करें, तो जो पॉइंट, जो एस्टिमेट आएगा प्रेवलेंस का उन सारी पॉपुलेशन में, सैंपल्स में, वो इस इंटरवल के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल समझ में आ गया। तो एक सिंपल सा रूल हम स्टेट करते हैं डायग्नोसिस के पहले, वो आपको ध्यान रखना। तो वो एक विलेज है ये वाला, इसकी जो सम था वो 10 था, और इसमें 10 की पॉपुलेशन पे हमने जब टेस्ट लगाया, सॉरी इसमें जो सम था 100 था, 100 लोग रहते थे। इसमें जब हमने टेस्ट लगाया, ये हमने टेस्ट लगाया टू सी डिजीज पॉजिटिव और डिजीज नेगेटिव, इसमें से 10 बीमार निकले। ठीक है, तो कितने बीमार नहीं है? 90 बीमार नहीं। एक बड़ा विलेज था, इसमें भी 10 रहते थे, इसमें 1000 रहते थे, इसमें जब हमने टेस्ट लगाया तो भी 10 बीमार निकले। ठीक है, तो दोनों विलेज बराबर है, दोनों पे 10-10 बीमार बराबर है? नहीं, बराबर है, क्योंकि जब इसमें से, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है डिजीज की? फ्रीक्वेंसी क्या हो, है ना? इसमें फ्रीक्वेंसी है 10 आउट ऑफ 100, उसमें 10 आउट ऑफ 1000। तो अगर इस विलेज में हम चले जाए और एक आदमी को उठाएं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज विल बी 0.1, और इसमें 0.01। सही? तो तुमने ये देखा कि डिनोमिनेटर के चेंज हो जाने से we must always write the denominator। कोई भी सिंगल नंबर जो है हमको एक्स्ट्रापोलेट नहीं करने देगा। We must always write the denominator। अगर हम कहते हैं 10, तो 10 कितने हैं? अगर इसमें 5 लोग फेल होंगे तो 5 कितने में करेंगे? डिनोमिनेटर। तो इफ, इससे गोल्डन रूल बनता है, इफ यू डायग्नोज रेयर थिंग्स you will be rarely correct and you will rarely pass। सही बात? If you diagnose common things, you will be commonly correct and you will commonly pass। तो किसी भी सब्जेक्ट में जाओ भाई, सबसे पहले यह अंदाज लगाने की कोशिश करो कि यहाँ पे कॉमन डायग्नोसिस क्या है। ठीक है, तो ये वाला स्लाइड जो था, ये सबको पूरा समझ में आ गया हैं? अब इसमें 9 और 90 में नहीं है। अब हम आपको एक और शब्द बोलता हूं, ये प्रोबेबिलिटी है, ये चांस है, ये रिस्क है। मतलब इस रिस्क का मतलब ये हुआ कि ये जो 90 नॉन डिजीज है, अगर इसका एक सेपरेट विलेज बना दो, तो 5 साल 10 साल के बाद जब विजिट करोगे तो इसमें भी 10 90 में 0.9 डिजीज होंगे।
10% डिजीज हो जाएगी, क्योंकि उनकी जेनेटिक प्रोफाइल, उनके रहने का तरीका, उनकी जो रिस्क फैक्टर है, दे विल बी एट 0.1% रिस्क ऑफ डिजीज। पर एक मैं रिस्क के साथ साथ दूसरा नाम यहां पे लेता हूं, ऑड। अगर 10 बीमार थे, 90 नहीं बीमार थे और 100 टोटल थे, तो रिस्क तो थी 10/100। पर ऑड्स क्या है? किसी ने सट्टा नहीं खेला, हमेशा ऑड में होता है, इंडिया जीतेगी, पाकिस्तान जीतेगा, राइट? सब everybody is a bad सट्टा player. They'll guess wrongly. If risk is 10/100, here it is 10/1000, then odd is 10/90, and this is 10/90. The difference between the risk and the odd is that the denominator does not contain the numerator. The denominator does not contain the numerator. Therefore, it can be 90/10 also. It can be 9. It can be greater than 1. But risk, since this denominator contains this numerator, the numerator can never be larger than the denominator. Therefore, risk can be maximum 1. It will never be more than 1. Does everybody understand it? Risk and odds. समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट स्लाइड। Risk is equal to 10/100, odds is equal to 10/90. And this says all points elicited, all the points which indicate towards the diagnosis. इसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो मैं छोड़ दिया, नहीं। All points elicited are answers of questions asked in history taking, answered in physical examination, or results of investigation, are actually multiple indicators towards diagnosis, incrementally increasing the probability of disease when added or considered together. As clinical data is less costly, less invasive, there are many indicators can be generated by a good history and clinical examination, which at very low cost and discomfort to the patient help in homing on to a diagnosis much better as compared to the costly, more invasive, more dangerous, and less easily available, and thus less desirable gold standard tests. ठीक है? बायोप्सी करा लो, कैंसर की डायग्नोसिस हो जाएगी। बायोप्सी करा लो तो उसका टेस्ट पे स्कार बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? ठीक है? तो अब हम लोग एक आदमी को उठाते हैं, मैन फ्रॉम अ जनरल पॉपुलेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस 0.02। तो मैन फ्रॉम एम्स पटना कैंपस, वो एम्स पटना कैंपस में हॉस्पिटल के पास घूम रहा है, ये एक टेस्ट पॉजिटिव हो गया, नहीं हो गया? तो
थोड़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ जानी चाहिए। अगर दोनों को ऐड कर दो तो 0.05 हो जाएगी। ठीक है, तो मैन फ्रॉम पल्मोनरी मेडिसिन ओपीडी दीपेंद्र जी के पास बैठा हुआ। अभी आपका कुछ पूछा हुआ था नहीं है उससे, अब आपने अपना कान लगाया और सुना कि क्या कह रहा है, तो कुछ सिम्टम्स और साइंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस डैप्सा और उसकी बातचीत में आपको पता लग गए। उसके बाद उसने ये भी कहा कि वो एंटीट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर गया था। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि एक्सरे में ट्यूबरकुलोसिस दिख रही है। दीपेंद्र जी ने एक्सरे देखा, अरे यार ये तो ये लीजन है, ये कह सकता है वो कैविटी दिख रही है अपेक्स में। मैन में फिर उसके बाद आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन भेजे, तो ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट क्या एंटीबॉडी डेमोंस्ट्रेट हो गई, या स्पूटम एएफपी पॉजिटिव हो गया, या कल्चर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये टेस्ट पॉजिटिव होते जाते हैं क्यूमुलेटिवली टुगेदर, दे कीप ऑन इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिजीज। ठीक है, और होता यह है कि हर एक से कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। इसलिए क्योंकि क्लिनिकल टेस्ट लेस कॉस्टली है, इजीली डन है, मल्टीपल है, नॉन इन्वेजिव है। इन कारणों से जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है दैट इज मच मोर पावरफुल देन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए टीबी का अगर उसने कल्चर कराया तो कब पता लगेगा किसको टीबी है? लोएस्टी जेंसन मीडियम पे 6 कल्चर को 6 हफ्ते तक आप क्या करोगे? तो इसलिए लॉजिस्टिकली डिफिकल्ट होते, कॉस्टली होते, इन्वेजिव होते। तो गोल्ड स्टैंडर्ड तो है, पर वो क्लिनिकल डायग्नोसिस इसलिए मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड और मोस्ट पावरफुल मेथड है ऑफ डायग्नोसिस। नेक्स्ट, बैठ जा पास उसके के बैठ जा। अब हम आपको एक टेबल से इंट्रोड्यूस करते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो इसलिए ये टेबल जो है, ये टेबल जो है इसके 4 चैम्बर है, और ये सारी की सारी रिसर्च का पार्ट है। इसको कहते हैं 2x2 टेबल, 2 कॉलम 2 रो। तो इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड से डायग्नोज, जैसे मान लीजिए गोल्ड स्टैंडर्ड आप कहिए एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर गया, इसका मतलब तो ट्यूबरकुलोसिस थी। तो गोल्ड स्टैंडर्ड से डिजीज पॉजिटिव, डिजीज नेगेटिव। अच्छा, और आपका टेस्ट पॉजिटिव, टेस्ट नेगेटिव। तो यहां पर मान लीजिए आप कोई क्लिनिकल टेस्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पेशेंट विद कॉफ विद हेमोप्टाइसिस विद इवनिंग टेम्परेचर, अगर तीनों हैं तो मैं कहूंगा ट्यूबरकुलोसिस क्लिनिकली है। तो आपका टेस्ट पॉजिटिव और टेस्ट नेगेटिव। तो अगर आप ये सारी की सारी ट्रायल, मान लीजिए डिजीज पॉजिटिव 100 थे और डिजीज नेगेटिव भी 100 थे,
आपने सारी डिजीज में जब टेस्ट किया तो जरूरी थोड़ी है कि सब में पॉजिटिव आए। तो लेटर से यहां 90 में पॉजिटिव आए तो 10 में नहीं आए, ठीक है। और यहां पे 10 में पॉजिटिव आए, 10 में नहीं, थोड़ा सा बढ़ा लेते, लेटर से 20 में पॉजिटिव आए और 80 में नहीं आए, ठीक है। इन मरीजों को क्या कहोगे? टेस्ट इज ट्रूली डिटेक्टिंग डिजीज, therefore these are true positives। ट्रू यहां से आया और पॉजिटिव यहां से आया। ट्रू यहां से आया, डिजीज थे, और पॉजिटिव टेस्ट पॉजिटिव, या ट्रू पॉजिटिव। पर यहां पे टेस्ट डिजीज नहीं थी, डिजीज नहीं थी, यहां हो गया फॉल्स, पर टेस्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। यहां पे डिजीज नेगेटिव थी, डिजीज थी फॉल्स, पर टेस्ट नेगेटिव चला गया। और यहां पे ट्रू नेगेटिव टेस्ट सच सही कुछ बता रहा है कि ये 4 स्क्वायर होते हैं, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव। इसलिए तुमने अपनी सारी पॉपुलेशन को 4 में विभाजित कर दिया, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन a cross table between gold standard and test positivity। ये टेबल समझ में आ गई ठीक से? हैं? डिजीज है और टेस्ट कह रहा है तो टेस्ट की नेगेटिविटी फॉल्स है, असल में वो डिजीज है, दैट इज व्हाई इट इज फॉल्स, ठीक है। तो ये वाले दोनों स्क्वायर्स टेस्ट झूठ बोल रहा है, यहां पे पॉजिटिव टेस्ट झूठ बोल रहा है, यहां पे नेगेटिव टेस्ट झूठ बोल रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो जैसे जैसे टेस्ट ज्यादा अच्छा होता जाएगा, एक टेस्ट तो ये था कि पटना में से किसी भी आदमी को उठा दिया गया, एक ये टेस्ट है तो बड़ा वीक टेस्ट है। पर एक ये कि उसमें एंटीबॉडी दिख गई, ये बड़ा पावरफुल टेस्ट है। तो जैसे जैसे टेस्ट अच्छा होता है वैसे वैसे झूठ कम बोलता है, दैट मींस फॉल्स पॉजिटिव कम होते जाते हैं या फॉल्स नेगेटिव कम होते जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इस टेस्ट की कॉलम वेरिएबल स्टडी करेंगे। कॉलम मानते ये क्या है? कॉलम है, और ये क्या है? रो है। तो ये रो है और ये कॉलम है, और इसके ये मार्जिनल कौन से? ये कॉलम मार्जिनल है, और यहां पे 90 और 20 कितने हुए? और 80 और 10, और टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। ऑलराइट, इसमें प्रेवलेंस ऑफ डिजीज क्या है हमारी पॉपुलेशन में? व्हाट इज द प्रेवलेंस ऑफ डिजीज? जब हमने कोई टेस्ट नहीं किया, यहां पर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने टेस्ट किया ही नहीं है, तो 200 में 100 बीमार थे। प्रेवलेंस ऑफ डिजीज 100 आउट ऑफ 200। अगर एक मॉलिक्यूल कॉर्ड्स ठीक,
तो ये कैसी प्रेवलेंस है? ये प्री टेस्ट प्रेवलेंस है। ये कैसी है? ये क्या? प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज है। व्हाट इज प्रेवलेंस? इट इज प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज। ऑलराइट, हैं? इट इज द प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ disease, and this is the pre-test odds of disease, but prevalence is always the probability of disease, not the odds. Okay, अब जितने डिजीज थे उसमें से टेस्ट ने कितनों को सही पकड़ा? सही पकड़े हैं, सुना है? तो टेस्ट ने कितने को सही पकड़ा? 90 को। तो सेंसिटिविटी ऑफ अ टेस्ट इज इक्वल टू सही पकड़े हैं इज इक्वल टू 90 अपॉन 100। 90 अपॉन 100। अगर इसका हम लोग डिफाइन करना चाहें, it is positive in disease। इस तरह का और एरो बनाइए like this। पॉजिटिव, पहले एरो का टेल टच करिए, इन डिजीज, फिर इसका हेड टच करिए। पॉजिटिव इन डिजीज, ये सेंसिटिविटी का एरो, ठीक है? अब स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी देखिए। स्पेसिफिसिटी इज नेगेटिव, टेस्ट नेगेटिव इन नॉर्मल, है ना? तो इट इज 80 अपॉन and you say this is negative in normal, ठीक? ऑलराइट, अब हम इस वाली पॉपुलेशन में इंटरेस्टेड है। मरीज मेरे पास आया तो कह रहा है कि हजूर हमारा तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अगर तो डॉक्टर साहब कह दी या आशा बहन कह दी कि हमका टीबी है, हैं? हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ गया, या कोई लेडी आके पारा डॉक्टर लग रहा है लंप है इसमें ब्रेस्ट में, तो बिल्कुल बेचारी, पर वो कह रही है। आप इस पॉपुलेशन से डील कर रहे हैं। नाउ यू आर नॉट डीलिंग विद दिस, यू आर डीलिंग विद टेस्ट पॉजिटिव। मतलब ये वाला एम्स के कैंपस में घुस चुका है, ठीक है? ये वो लाइन पार कर चुका है लेफ्ट देखा के। तो जब ये लाइन पार कर चुका है, इस पॉपुलेशन में कितने बीमार? 90। तो 90 अपॉन 100, इट इज पॉजिटिव, टेस्ट इज पॉजिटिव, प्रेडिक्टिव वैल्यू। It is the chance of disease in test positive 110 for absolutely correct, 90 upon 110। ओके, अब टेस्ट नेगेटिव है। अगर टेस्ट नेगेटिव है तो यहां पर मैंने लिख दिया नेगेटिव, पर ये प्रेडिक्टिव वैल्यू जो है ये दो तरह की हो सकती है, प्रेडिक्टिव वैल्यू फॉर नॉर्मल एंड प्रेडिक्टिव वैल्यू फॉर डिजीज। तो प्रेडिक्टिव वैल्यू फॉर नॉर्मल होगी 80 अपॉन 90, है? और प्रेडिक्टिव वैल्यू फॉर डिजीज होगी 10 अपॉन 90। सही? करेक्ट? तो हम लोगों ने 4 चीजें स्टडी कर ली, 5 चीजें।
सही स्टडी कर ली? हाँ, अब हम इसमें एक एक्सपेरिमेंटेशन करना शुरू करते हैं। बढ़ाओ नहीं है थोड़ा सा, इसको यही से एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। इसको जरा सा हम लोग देख रहा है ना सबको ये? हाँ, और सब लोग एक्सेल चला लेते हैं। एक्सेल चला दी, एक्सेल चला के हम लोगों ने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोल लिया, ठीक है। और इस ब्लैंक प्रेजेंटेशन में हमने इसका खूब सारा साइज बढ़ा लिया जिससे कि आप लोगों को अच्छा दिखे, ठीक है। अब दिख रहा है अच्छा? यहाँ मैंने लिख दिया डिग्रीज पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ लिख दिया डिग्रीज नेगेटिव, यहाँ लिख दिया टेस्ट पॉजिटिव और यहाँ लिख दिया टेस्ट नेगेटिव। और हमने यहाँ पे कोई भी नंबर भर लिए, जैसे कि वही अपने पुराने वाले नंबर भर लिए 90 और 100, नीचे इसका टोटल कितना था, यहाँ पे हमने 10 भर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने 80 भर दिया, यहाँ 20 भर दिया, 80 है, तुम लोग बहुत होशियार हो, 80 भर दिया, यहाँ 20 भर दिया, बिल्कुल गलती नहीं करने देते जरा अभी। अब इन दोनों का कॉलम को भर दिया, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट खोला, दिस प्लस दिस। अब ये देखो F3 है 90 प्लस F4 है ना। और जब इसने यहाँ दबाया तो ये निकल्स 100। अब इसको मैंने कहा कंट्रोल C, इसको कॉपी किया तो इसको यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया तो इसकी भी जोड़ आ गई। अब यहाँ पे आए, हम लोगों ने कॉलम मार्जिनल तय कर लिया, ठीक है। अब हम लोग दो रो मार्जिनल तय लिखा इक्वल टू सम का मतलब सम का मतलब ऐड नहीं होता, सम का मतलब फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ। कंप्यूटर में सम का मतलब है कि मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, ब्रैकेट खोल दिया और हम इसको ऐड करना चाहते हैं और इसको ऐड करना चाहते हैं, तो ये आ गया। और इसको कंट्रोल C करके नीचे ले आए, ये कंट्रोल आ गया। और इसको हम लोग टोटल को भी ऐड कर लेते हैं, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट खोला, इसको जोड़ दिया, फिर प्लस लगाया और इसको जोड़ दिया। हमारी टेबल बन गई ना पक्की। और हम लोगों ने इसको थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए इसको इसके ऊपर ये जो है राइट क्लिक दबाया, फॉर्मेट सेल्स, अलाइनमेंट, बॉर्डर दबाया, बॉर्डर इसका बॉर्डर में हमने आउटलाइन का भी बॉर्डर दे दिया, इनसाइड भी बॉर्डर दे दिया और कहा ओके। अब ये खूबसूरत सी दिख रही है, ठीक है। ऑलराइट, अब हमने कहा भैया देखिए हमें पहले प्रेवलेंस बताइए, यहाँ लिखा प्रेवलेंस, इस वाले उसमें गए, का इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट खोला और इसको इससे डिवाइड कर दिया। आ गया? यही था ना? नहीं गलत हो गया यार, हो गई। हमने इसको जो है ये यहां पे सही करना पड़ेगा आपको जाके। F5 था ना ये, F5 को
डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे हमने h5 और एंड कर दिया 0.5। अब सही आ गई प्रोग्रेस? यस सर। अब हमने सेंसिटिविटी का ठीक है, और हमने यहाँ पे इक्वल टू सम लगाया, ब्रैकेट खोला, इसको इससे डिवाइड कर दिया, एंटर कर दिया तो 0.9 आ गया। अब हमने कहा स्पेसिफिसिटी और हमने यहाँ पे इज इक्वल टू सम लगाया और ब्रैकेट खोल दिया और इसको इससे डिवाइड कर दिया, ठीक हो गया। अब हमने कहा पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और भूल गया, और सबसे ऊपर लिख देते और डिजीज। तो हमने और में ये कहा कि भैया इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट खोला, इसको इससे डिवाइड कर दिया, ठीक। अब इसके बाद हमने कहा पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू पीपीवी इज इक्वल टू सम। अब ये देखो हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया, x3 से डिवाइड कर दिया, और उसके बाद का नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू फॉर नॉर्मल, फॉर डिजीज नेगेटिव, ठीक है। इसने कहा इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट खोला, इसको इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू फॉर डिजीज पॉजिटिव, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू फॉर डिजीज पॉजिटिव, इसने क्या काम किया, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट खोला, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाए, इसको ये फ्लैट लगाया, इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू फॉर डिजीज पॉजिटिव हो गया, यस सर। हाँ, तो प्रोबेबल सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू फॉर डिजीज, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ डिजीज पॉजिटिव। अब हमने एक चीज और कैलकुलेट कर दी, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो। क्या सर? अब ये पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो का मतलब ये है कि अभी तक हम लोग खाली या तो रो यूज कर रहे थे और या कॉलम। तो सेंसिटिविटी इधर वाला कॉलम था, स्पेसिफिसिटी इधर वाला कॉलम था, सेंसिटिविटी इधर वाला कॉलम था और स्पेसिफिसिटी इधर वाला कॉलम था। सबको दिख रहा है ना बोर्ड? यस सर। तो अगर अब हम दोनों कॉलम यूज करेंगे, हाँ, तो हम 90 को 100 डिवाइडेड बाय 20/100, पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो इज ट्रू पॉजिटिव अपॉन टोटल डिजीज पॉजिटिव एंड ट्रू फॉल्स पॉजिटिव अपॉन टोटल डिजीज नेगेटिव, ठीक है। ये ट्रू पॉजिटिव है ओवर टोटल डिजीज पॉजिटिव एंड ट्रू एंड टेस्ट पॉजिटिव ओवर टोटल डिजीज नेगेटिव, ये पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो। अभी इसको हम लोग थोड़ा इसकी लूप पतली कर ले तभी कर पाएंगे, नहीं, ठीक है। तो पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट खोला, दिस अपॉन दिस, अब ये वाला ब्रैकेट बंद हो गया, डिवाइडेड बाय दिस, ब्रैकेट फिर से ब्रैकेट खोला, this upon this,
ठीक है? हाँ, ऑलराइट। इसी तरह नेगेटिव लाइवलीहुड रेशियो NLR is equal to sum ब्रैकेट खोला this upon this ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय फिर से ब्रैकेट खोला this upon this ब्रैकेट बंद। ठीक है? तो these are called the test characteristics. These are called as test characteristics of a diagnostic test. Characteristics of a diagnostic. अब हम लोग prevalence को alter करके देखते हैं।